फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम अलमा है स्कूल में पियानो बजा रही होती है। फिर वह अपने टीचर से कहती है कि वह सबसे अच्छा पियानो बजाना चाहती है। तभी एक लड़की आती है और अलमा को चलने के लिए कहती है। फिर वो टैक्सी में बैठकर एक प्राइवेट आइलैंड की तरफ निकल जाती है जो उसके दादा का था और कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया था। वहां पहुंचने पर अलमा का स्वागत एक आदमी करता है जिसका नाम जो है। वह अलमा के दादा का दोस्त था और उससे कहता है कि उसके दादा की सोच सबसे अलग थी और वे बहुत अच्छे इंसान थे। फिर जो अलमा को घर ले जाता है। अलमा वहां अपने दादा की तस्वीर देखकर भावुक हो जाती है। फिर जो अलमा को एक कैमरा देता है और कहता है कि उसके दादा ने उसमें एक संदेश छोड़ा है। इसके बाद जो अलमा से पूछता है कि क्या वह यहीं रुकना चाहती है, लेकिन अलमा कहती है कि उसे प्रतियोगिता की तैयारी करनी है और वह नहीं रुक सकती। जो कहता है कि वह उसे अगले दिन एयरपोर्ट छोड़ देगा और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एक पायलट बहुत ही खराब मौसम में प्लेन उड़ा रहा होता है और उस प्लेन में एक शेर का बच्चा भी होता है। प्लेन का कंट्रोल बिगड़ जाता है। वहीं अलमा पियानो बजा रही होती है, तभी वह प्लेन क्रैश होने की आवाज सुनकर डर जाती है। अगले दिन वह अपने दादा का कोट पहनकर जंगल की ओर निकल जाती है। दूसरी ओर जंगल में व्हाइट वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर के लोग सफेद भेड़िए का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन भेड़िया किसी तरह बचकर भाग जाता है। फिर उनकी मुलाकात अलमा से होती है। अलमा उन्हें बताती है कि यह उसकी निजी संपत्ति है और वे यहाँ शिकार नहीं कर सकते। वह उन्हें वहां से भगा देती है। फिर अलमा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां रात को प्लेन क्रैश हुआ था। जब उसने ऊपर देखा तो शेर का एक बच्चा सीधा उसके हाथों में गिर जाता है, लेकिन अलमा को समझ नहीं आता कि यह बच्चा कहां से आया है। शेर के बच्चे की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वह उसे जंगल के खतरनाक माहौल में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले आई। लेकिन जैसे ही अलमा दरवाजा बंद करने लगी, एक सफेद भेड़िया अपने मुंह में एक बच्चा उठाए घर में दाखिल हुआ और एक कोने में जाकर छिप गया। अलमा यह देखकर हैरान हो गई और हिम्मत करके आगे बढ़ी ताकि पता लगा सके कि यह क्या हो रहा है। तभी उसे याद आया कि वह इस सफेद भेड़िए से पहले भी मिल चुकी है। कुछ दिन पहले जब वह जंगल में घूम रही थी तब उसकी इस भेड़िए से मुलाकात हुई थी। जब अलमा ने ध्यान से देखा तो पाया कि भेड़िए के शरीर पर रस्सी का जाल लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से वह हिल नहीं पा रहा था। अलमा को अपने दादा की छोड़ी हुई वीडियो याद आई जिसमें एक दोस्ताना जानवर था, यही सफेद भेड़िया जो उसके सामने खड़ा था। शायद उसके कपड़ों में उसके दादा की खुशबू थी, इसलिए अलमा ने अपनी शर्ट उतार दी ताकि भेड़िया सहज महसूस कर सके। उसने मौका देखकर चाकू से रस्सी काट दी। जैसे ही भेड़िया आजाद हुआ वह बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन अलमा खुश थी क्योंकि उसने भेड़िए को आजाद होते देखा, मगर उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वही भेड़िया एक बच्चा उठाए वापस उसके घर आ जाएगा और जाने से इनकार कर देगा। उसका घर एक छोटा सा चिड़ियाघर बन चुका था। उसने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। तभी अचानक एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के एक गार्ड ने दरवाजा खटखटाया और शेर के बच्चे के बारे में पूछा। उसने बताया कि कुछ समय पहले एक शिकारी ने बेरहमी से इसकी मां को गोली मार दी थी और इस बच्चे को एक सर्कस में बेच दिया गया था। लेकिन जब इसे सर्कस ले जाया जा रहा था तो प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। शेर का बच्चा एक पेड़ पर गिर गया और वहां से एक पक्षी के घोंसले में लुढ़क गया। फिर एक बड़े बाज को देखकर डर गया और गिरते गिरते सीधे अलमा की गोद में आ गया। अलमा सच बताकर इस शेर को उसके असली मालिक को वापस देना चाहती थी, मगर जैसे ही उसने सुना कि इसे एक सर्कस में बेचा गया था, उसका इरादा बदल गया। उसने फैसला किया कि वह इस बात को छिपा लेगी। जब अलमा वापस घर आई तो उसने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। तभी छोटा शेर भी दूध पीने के लिए आगे बढ़ा। अलमा डर गई कि शायद भेड़िया उसे स्वीकार न करे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि छोटा शेर आगे आया और भेड़िए के बच्चे के साथ मिलकर दूध पीने लगा। भेड़िए ने उसे नहीं रोका। यह दृश्य देखकर अलमा का दिल भर आया और उसने फैसला किया कि वह इन दोनों को अपना लेगी। कुछ दिन गुजरते ही दोनों छोटे जानवर अच्छे दोस्त बन गए। हर दिन घर में मस्ती करते और सफेद भेड़िया समय पर वापस आकर उन्हें दूध पिलाता। यह सब देखकर अलमा ने अपने मोबाइल से यह खूबसूरत लम्हे रिकॉर्ड किए। समय बीतता गया और दोनों जानवर बड़े होने लगे। वे हर वक्त आलमा के साथ चिपके रहते। जब आलमा पियानो बजाती तो वे चुपचाप एक कोने में खेलते और जब आलमा फुर्सत में होती तो उसके पास आकर लिपट जाते। कभी जंगल की गहरी झाड़ियों में सो जाते, कभी झरने में खेलते। शाम होती तो किनारे बैठकर सूरज डूबने का नजारा देखते और रात को आलमा के साथ लिपटकर सो जाते। कुछ दिन बाद आलमा का पियानो का इम्तिहान आया। उसने दोनों जानवरों से कहा कि दरवाजे का ध्यान रखना और घर को न तोड़ना। आलमा ने सफेद भेड़िए के आने जाने के लिए एक खिड़की खोल दी। आलमा का इम्तिहान बहुत अच्छा गया। वह प्रतियोगिता में शामिल कई लोगों से बेहतर साबित हुई और लॉस एंजेलिस सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के लिए चुन ली गई। उसका पुराना सपना आखिरकार पूरा हो गया, मगर आलमा खुश नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह वापस जाकर अपने दोनों छोटे दोस्तों का ख्याल नहीं रख सकेगी। छोटा भेड़िया अपनी माँ के साथ था, इसलिए आलमा को उसकी चिंता नहीं थी।
लेकिन उसने छोटे शेर के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने का फैसला किया। मगर एक दिन जब सफेद भेड़िया घर से बाहर गया तो व्हाइट वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर के लोगों ने उसे देख लिया। उन्होंने सावधानी से बेहोशी वाली बंदूक उठाई और सफेद भेड़िए को बेहोश करके पकड़ लिया। जब आल्मा वापस घर आई तो जो नजारा उसने देखा उससे वह हैरान रह गई। दोनों छोटे जानवर घर का पूरा सत्यानाश कर चुके थे। भूख से बेचैन होकर हर जगह खाने की तलाश कर रहे थे। आल्मा अभी गुस्सा होने ही वाली थी कि उसने देखा कि सफेद भेड़िया गायब था। आल्मा बेचैन हो गई। उसने हर जगह ढूंढा मगर सफेद भेड़िए का कोई पता नहीं चला। आखिर में मजबूर होकर उसने वापस घर आकर दोनों छोटे जानवरों को खाना खिलाया। सफेद भेड़िए के अचानक गायब होने की वजह से आल्मा परेशान हो गई। उसे समझ आ गया कि वह अपनी नौकरी और इनका ख्याल रखने के बीच संतुलन नहीं बना सकती, इसलिए उसने फैसला किया कि वह दोनों को एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन को सौंप देगी। आल्मा को यकीन था कि वहां जाकर दोनों जानवर खुशी से जी सकेंगे। शायद दोनों को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए रात के बीच दोनों चुपके से आल्मा के बिस्तर पर चढ़ गए। वे उससे लिपट गए और अलग होने से इनकार कर दिया। आल्मा का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि वह उनसे कभी दूर नहीं होगी। उसने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की नौकरी छोड़ दी और अपनी जिंदगी सिर्फ इन दोनों का ख्याल रखने में लगा दी। जब सफेद भेड़िया चला गया तो दोनों छोटे जानवरों ने आल्मा को अपनी मां समझ लिया। आल्मा ने उनके नए नाम रखे। छोटे भेड़िए का नाम मोजार्ट रखा और छोटे शेर का नाम ड्रीमर। उसका अधूरा संगीत का सपना अब इनसे जुड़ गया था। मोजार्ट सच में एक संगीत जीनियस निकला। वह पियानो के ऊपर लटककर इस तरह बजाता जैसे कोई बड़ा संगीतकार हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठंड का मौसम भी आ गया। पूरा जंगल बर्फ से ढक गया। दोनों छोटे जानवर अब बड़े हो चुके थे। वे बर्फ में भागते, खेलते और आल्मा रोज उनके लिए बेहतरीन खाना तैयार करती। जब मोजार्ट और ड्रीमर बड़े होने लगे तो उनके घूमने फिरने का इलाका भी बढ़ गया। लेकिन आल्मा ने महसूस नहीं किया कि मौसम बदलने के साथ एक खतरा भी नजदीक आ रहा था। जब सर्दी खत्म हुई और जंगल ने अपनी पुरानी ताजगी वापस पा ली तो एक माँ और उसकी बेटी फूल तोड़ने के लिए उस इलाके में आ गईं। मोजार्ट और ड्रीमर ने उन्हें देखा और उनकी तरफ भागने लगे। आल्मा ने यह देखा तो घबरा गई। वह डर गई कि कहीं कोई मुसीबत न हो जाए, इसलिए उन्हें रोकने के लिए तेज भागी। लेकिन अफसोस, एक पत्थर से टकरा गई और जोर से जमीन पर गिर गई। उसका सिर जोर से लगा और वह बेहोश हो गई। जब मोजार्ट ने आवाज सुनी तो वह तुरंत वापस आया। उसने देखा कि आल्मा बेहोश पड़ी थी तो बहुत बेचैन हो गया। मोजार्ट ने एक शरारती बच्चे की तरह अपनी बॉडी से आल्मा को जगाने की कोशिश की। ड्रीमर भी चुप नहीं रहा। वे दोनों बेचैन होकर आल्मा के इर्द गिर्द घूमते रहे, जोर जोर से चीखते रहे, इस उम्मीद में कि कोई मदद के लिए आए। मगर यह एक सुनसान इलाका था। रात ढल गई मगर मोजार्ट और ड्रीमर वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। वे दोनों आल्मा के पास चुपचाप बैठ गए, सिर्फ इसलिए कि उसे ठंड न लगे। अगली सुबह आल्मा के दादा की आवाज वॉकी टॉकी से आई। हर दिन दोनों की सलामती की रिपोर्ट देनी होती थी, मगर आज आल्मा कोई जवाब नहीं दे रही थी। दादा किसी मुसीबत की आशंका से तुरंत नाव लेकर उस द्वीप की तरफ निकल पड़े। जब वे घर पहुंचे तो आल्मा वहां नहीं थी। वह तुरंत नाव लेकर द्वीप के चक्कर लगाने लगे। तभी मोजार्ट की चीखें सुनाई दी। दादा ने उस तरफ देखा तो आल्मा जमीन पर गिरी पड़ी थी और मोजार्ट और ड्रीमर उसके पास घूम रहे थे। दादा डर गए। उन्होंने मजबूरन पुलिस को बुला लिया। आखिरकार आल्मा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि रात बहुत ठंडी थी। अगर मोजार्ट और ड्रीमर उसे गर्म न रखते तो वह ठंड से मर जाती। लेकिन दादा के पुलिस बुलाने की वजह से मोजार्ट को व्हाइट वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर के लोग ले गए। क्योंकि मोजार्ट एक कीमती और संरक्षित जानवर था, इसलिए उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया। वहां उसकी मुलाकात उसकी मां से हुई। लेकिन ड्रीमर इतना खुशकिस्मत नहीं था। पुलिस ने उसे वापस सर्कस के हवाले कर दिया। जैसे ही ड्रीमर ने सर्कस के मालिक को देखा, वह बेचैन हो गया, लेकिन अब उसकी किस्मत का फैसला बदलना नामुमकिन था। सर्कस के मालिक ने अपने बेटे से कहा कि अगर वह पूरी तरह से ड्रीमर पर काबू पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे डर का एहसास कराना होगा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबुक से ड्रीमर पर बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आल्मा अपने दोस्तों की फिक्र में इतनी डूबी हुई थी कि वह चुपके से अस्पताल से निकल गई और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची ताकि ड्रीमर के बारे में पता लगा सके। लेकिन पुलिस ने न केवल उसकी बात को नजरअंदाज किया, बल्कि उस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने बिना इजाजत जंगली जानवरों को पालकर कानून तोड़ा है। आल्मा मजबूर हो गई। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने दोस्तों को खुद खोजना। आल्मा की बात व्हाइट वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर के एक जिम्मेदार व्यक्ति से हुई। उसने आल्मा को बताया कि मोजार्ट अब बहुत खुश है और अपनी प्राकृतिक जिंदगी जी रहा है। यह सुनकर आल्मा का दिल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन ड्रीमर की चिंता अब भी उसके दिल से नहीं गई। उसने अंदाजा लगाया कि ड्रीमर को वापस सर्कस भेज दिया गया होगा, इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे उसे पूरी दुनिया के सर्कस खंगालने पड़े, लेकिन वह अपने दोस्त को जरूर वापस लाएगी। उसी दिन एक सर्कस की गाड़ी व्हाइट वुल्फ कंजर्वेशन सेंटर के पास से गुजरी। मोजार्ट ने तुरंत पहचान लिया कि ड्रीमर उस गाड़ी में था। उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया,
लेकिन गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई। उसी समय मोजार्ट ने एक बड़ा फैसला किया, वह ड्रीमर को आजाद कराने निकलेगा। उस रात मोजार्ट ने जंगल के नीचे एक सुरंग खोदी और चुपके से कंजर्वेशन सेंटर से भाग गया और आखिरकार उस सर्कस तक पहुंच गया जहां ड्रीमर कैद था। लेकिन जब वह ड्रीमर के पिंजरे के पास पहुंचा तो उसे समझ नहीं आया कि इसे खोले कैसे। मोजार्ट ने हार नहीं मानी। उसने एक लकड़ी उठाई और उससे ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ड्रीमर भी तुरंत उठकर उसकी मदद करने लगा, लेकिन कमजोर लकड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, जल्द ही वह टूट गई। इस आवाज ने सर्कस के मालिक को चौकन्ना कर दिया। मालिक ने देखा कि आज ड्रीमर बहुत ज्यादा बेचैन लग रहा था। उसने दरवाजा खोला ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी मोजार्ट तेजी से एक बिल्डिंग से बाहर निकला और मालिक को जोर से गिरा दिया। फिर वह जल्दी से ड्रीमर के साथ सर्कस से भाग गया। लंबे समय की जुदाई के बाद ये दोनों दोस्त फिर मिल गए। वे खुशी से एक दूसरे के साथ खेलने लगे। अब उन्हें घर वापस जाना था। मोजार्ट और ड्रीमर ने जंगल में अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए बचे हुए सुगंध के निशानों का सहारा लिया। भूख लगने पर वे चुपके से एक सुपरमार्केट में घुस गए और वहां के मुफ्त खाने का मजा लेने लगे। सुपरमार्केट के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया, लेकिन डर के मारे छुप गया। मोजार्ट और ड्रीमर वहां से भाग निकले। दूसरी तरफ आल्मा को कंजर्वेशन सेंटर से पता चला कि मोजार्ट वहां से चला गया है ताकि ड्रीमर को खोज सके। सेंटर के जिम्मेदार व्यक्ति ने आल्मा से कहा कि वह उनकी मदद करे, क्योंकि मोजार्ट के गले में एक ट्रैकिंग रिंग थी जो उनका पता बता सकती थी। अब पूरा शहर मोजार्ट को खोज रहा था। सर्कस का मालिक भी जंगल में बंदूक लेकर पहुंच गया। जल्द ही उसने ड्रीमर को नदी के किनारे पानी पीते हुए देख लिया। मालिक ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और निशाना साध लिया। लेकिन तभी मोजार्ट दौड़ता हुआ सामने आ गया और बेहोशी वाली गोली मोजार्ट को लग गई। मालिक जानता था कि ड्रीमर का कोई भी गलत कदम उसकी जान ले सकता है। मोजार्ट से बचने के लिए मालिक ने अपने बेटे को मोजार्ट की ट्रैकिंग रिंग फेंकने का आदेश दिया, लेकिन उसके बेटे ने चालाकी से उसे अपनी जेब में छुपा लिया। जब वो लोग वहां से चले गए तो ड्रीमर वापस मोजार्ट के पास आया और उसे पुकारा। आल्मा और संरक्षण केंद्र के लोग ट्रैकर के संकेत का पीछा करते हुए वहां पहुंच गए, लेकिन सरदार ने मानने से इनकार कर दिया कि वह मोजार्ट से मिला था। जब वे लोग वहां से चले गए तो मालिक का बेटा एक बहाना बनाकर बाहर आया। फिर उसने आल्मा को बताया कि उसने मोजार्ट और ड्रीमर को कहां देखा था। आल्मा को एक उपाय सूझा, अगर वह मोजार्ट का पसंदीदा म्यूजिक बजाए तो शायद मोजार्ट या ड्रीमर उस आवाज की तरफ आए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही संगीत की धुन हवा में गूंजने लगी, ड्रीमर तुरंत भागकर आल्मा के पास आ गया। वह बहुत उत्साहित था और मोजार्ट को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी सर्कस के मालिक ने बंदूक उठाई और सबको धमकाने लगा। उसका बेटा तुरंत आगे आ गया और उसे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच गई। आल्मा ने तुरंत मोजार्ट और ड्रीमर को लेकर जंगल के एक गुप्त सुरंग में छुपा दिया। जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक वे सब गायब हो चुके थे। आखिरकार सुरंग एक बड़े पेड़ के अंदर खुली, जहां से आल्मा का प्राइवेट आइलैंड सिर्फ थोड़ी दूरी पर था। उसे पता था कि पुलिस निजी आइलैंड की तलाशी नहीं ले सकती। आल्मा ने मोजार्ट और ड्रीमर से कहा कि जल्दी से तैरकर आइलैंड तक पहुंचे, लेकिन तभी ड्रीमर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर पुलिस को देखा, फिर मोजार्ट को। उसने फैसला किया कि वह पुलिस का ध्यान भटकाएगा ताकि आल्मा और मोजार्ट बच सकें। आल्मा के पास कोई और चारा नहीं था। वह मजबूरी में मोजार्ट को लेकर आइलैंड की तरफ चल दी। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार गोली चलने की आवाज आई। आल्मा का दिल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि शायद ड्रीमर गोली लगने से मर गया है। दुखी होकर वह मोजार्ट को लेकर आइलैंड की तरफ बढ़ गई। मोजार्ट जब किनारे पर पहुंचा तो उसने वापस जंगल की तरफ देखना शुरू कर दिया। अचानक जंगल की झाड़ियों से एक आवाज आई। जब आल्मा और मोजार्ट ने देखा तो सामने से ड्रीमर चलता हुआ आ रहा था। उसने किसी तरह पुलिस से अपनी जान बचा ली थी। मोजार्ट खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। यह देखकर सभी इतने खुश हुए कि उनका दिल भर आया। अब ये दोनों हमेशा के लिए इस आइलैंड पर सुकून से रह सकते थे। यह कहानी साबित करती है कि सच्चा प्यार और वफादारी हर हद पार कर सकती है। एक भेड़िया और एक शेर, जो स्वाभाविक रूप से दुश्मन होने चाहिए थे, एक दूसरे के सबसे अजीज दोस्त बन गए। और यह सब केवल और केवल प्यार की वजह से हुआ। और फिर मोजार्ट और ड्रीमर हमेशा के लिए साथ, आजादी और खुशी से जीने लगे।